हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सृष्टि, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और मैं विद्या केंद्र चैनल पे आपको बायो पढ़ाती हूँ। मैंने ट्वेल्थ सीरीज स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ट्वेल्थ के साथ साथ मुझे 11th वाले बच्चों का भी ख्याल रखना होगा। तो उन लोगों के लिए आज मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, द लिविंग वर्ल्ड। आई होप आपको समझ आएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप मतलब मेरे सीरीज़ को कंटिन्यू करना। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। जो बच्चे ट्वेल्थ सीरीज़ में मुझे, जिन लोगों ने मुझे देखा होगा वो मुझे जानते होंगे, लेकिन जिनके लिए मैं नई हूँ उनके लिए मैंने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब मेरे इंट्रोडक्शन से क्या होगा, आपको तो मेरे पढ़ाई से ना वो होगा, मतलब आप मुझसे पढ़ने आए हो तो मेरी शक्ल देख के, मेरी आवाज़ सुन के तो नहीं चले जाओगे ना, आपको कंटेंट चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जितना सिंपल वे में हो सके वो पढ़ाऊँ, याद करवाऊँ, और क्वेश्चंस वगैरह मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो उसके टेंशन आप मत लेना। और मैंने जैसे ट्वेल्थ वालों को भी कहा है और आपको भी बोल रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और बस आपका काम है नोट्स बनाना, एनसीईआरटी पढ़ना, और जो मैं क्वेश्चंस कराती हूँ वो करना और याद करते रहना। ये नहीं कि आगे वाला पढ़ के आप पीछे वाला भूलते जाओ, ठीक है? तो चलो, लेट्स स्टार्ट क्लास 11th। ओके, आवर फर्स्ट चैप्टर व्हाट, क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर? द लिविंग वर्ल्ड। ये यूनिट 1 का चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड। फिर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। ये तीनों एक यूनिट में आते हैं, मैंने आपको बता रखा है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्पीसीज वगैरह के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ का नॉलेज जो है वो कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्लास 12th के इकोलॉजी चैप्टर में, ठीक है? तो इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ना, ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। लोग इसको छोड़ देते हैं, बट अपन इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? देखो, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहली बात तो अपना जो अर्थ है उसमें डाइवर्स तरीके के पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, जो कि अभी तो कुछ डिस्कवर हुए हैं और कुछ तो डिस्कवर भी नहीं हुए हैं, अननोन है, पता नहीं वो डिस्कवर हो भी पाएंगे या फिर अपन निपट जाएंगे उसके बाद डिस्कवर होंगे, ठीक है? देन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की कैसे कैसे उनको किंगडम, स्पीशीज, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब में डिवाइड मतलब डाला जाता है कि क्या बेसिस होते हैं उनके क्लासिफिकेशंस के, वो पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी में, ठीक है? आप देखो, इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है? नहीं, आई डोंट थिंक इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। वेट 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 वेट। चलो, नहीं, पढ़ ही लेते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है? हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। इसमें क्या बोला गया है कि जो वाइड रेंज है लिविंग टाइप वो बहुत अमेजिंग है, ठीक है? द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, deciduous forest, fresh water, lakes, deserts और हॉट स्प्रिंग, लीव अस स्पीचलेस। हम लोगों के इन्वायरमेंट में एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैबिटेट्स हैं, जो कि कुछ लोग डेजर्ट्स में रहते हैं, कुछ कोल्ड एकदम ठंडे जगह पे रहते हैं, कुछ डेसिडियस फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ ओशंस में रहते हैं, कुछ लेक्स में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर्स में रहते हैं। जैसे एनिमल किंगडम अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे कि हाँ, फ्रेश वाटर में कौन से, मतलब कौन सी स्पीशीज रहती है, फिर मरीन वाटर में कौन सी स्पीशीज रहती है, एक्सक्लूसिवली मरीन कौन से होते हैं। तो ये सब हम लोगों को याद रखना होगा, ठीक है? देखो, द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग a horse, of the migrating bird, the valley of flowers, or the attacking shark evolved aves and a deep sense of wonders। देखो, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया कि माइग्रेटिंग बर्ड्स जो होते हैं, या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स होते हैं, या फिर अटैकिंग शार्क्स होते हैं, वो सब जो है उन लोगों, उन सब चीज़ों को देख के हम लोगों को क्या आता है, डीप सेंस ऑफ वंडर, कि वाओ यार, क्या डाइवर्सिटी है, क्या सृष्टि है हमारी, ठीक है? इसके बाद द इकोलॉजिकल conflict and cooperation among members of population and animal and among population of community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is living। भाई, हम लोगों को पहले पता होना चाहिए कि लिविंग किस बेसिस पे हम किसी चीज को लिविंग बोल रहे हैं या फिर नॉन लिविंग बोल रहे हैं, ठीक है? तो इस चैप्टर में मेनली वही पढ़ेंगे हम लोग कि किसको डिफाइनिंग फीचर कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं, ठीक है?
चलो आगे बढ़ते हैं. दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लेक्ट क्वेश्चन विद इन इट. द फर्स्ट इज द टेक्निकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू नॉन लिविंग. इसमें क्या आता है कि क्या लिविंग है और क्या अपोज करता है नॉन लिविंग को लिविंग होने से. एंड द सेकेंड इज द फिजियोलॉज अरे उसको क्या बोलते हैं, फिलोसफिकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज. दूसरा क्या है कि भाई लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों लिविंग बनाया गया है. एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन. एज अ साइंटिस्ट वी आर नॉट गॉड. हम लोगों को नहीं पता कि क्यों जो है लाइफ का पर्पस क्या है, हम लोगों को नहीं पता. वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन. हम लोग क्या जानने की करेंगे कि लिविंग होता क्या है. ठीक है, तो देखो पहले तो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन से फिर आगे कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी से फिर बायोडाइवर्सिटी बनता है, बायोडाइवर्सिटी के बाद फिर इकोलॉजी बनता है. ठीक है, इकोसिस्टम बनता है, इकोलॉजी नहीं इकोसिस्टम. इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बी इम्पोर्टेड. क्या क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. देखो लिविंग में हम लोग क्या क्या, जो चीज सांस लेती है, मोस्टली हम लोग यही बोलते हैं ना कि लिविंग, जो चीज सांस ले रहा है वो लिविंग है. ठीक है, लेकिन आज के बाद आपका लिविंग को देखने का नजरिया चेंज होने वाला है. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग किसको किसको लिविंग कंसीडर कर देते हैं, जो पॉट में अपन प्लांट लगाते हैं उसको, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, हमारे पास जो पेट्स होते हैं उनको, एंड द अदर एनिमल्स एंड plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes but they are all around you. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो कि हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं. जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिविंग नहीं होता, कॉस्ट लिविंग होता है. वायरस में एक्सेप्शन है, वायरस जो है वो बॉर्डर लाइन पे होता है, लिविंग के अंदर अगर रहेगा तो होस्ट के अंदर अगर वो रहता है तो वो लिविंग होता है. अगर होस्ट के अंदर नहीं है, मतलब कि अगर वो बाहर है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा. वायरस की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बैक्टीरिया सारे हैं जो कि हमारे नेकेड आई नहीं दिखते हैं लेकिन फिर भी लिविंग तो है ना. उसके बाद इफ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज. जैसे ही हम लोग अपना देखने रेंज एरिया बढ़ा देंगे, ये इकोलॉजी में है. एरिया अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज भी और उनके नंबर और वेराइटीज दोनों इंक्रीज कर जाएंगे. ऑब्वियसली इफ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट. अगर आप डेंस फॉरेस्ट में जाते हो तो वहां पे आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलेंगे. ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज. जो भी आप देख रहे हो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्पीशीज रिप्रेजेंट करता है. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. Number of species कितना अभी तक डिस्क्राइब हुआ है, तो नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर डिस्क्राइब इज 1.7 टू 1.8 मिलियन. दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, दिस रेफर्स टू एज अ बायोडाइवर्सिटी. इसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. बायोडाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, बायोडाइवर्सिटी द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. क्या बोलते हैं, द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस आर नोन एज, आर कंसिडर एज बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, we should remember here that we explore new areas and even old areas. New organisms are continuously being identified. New organism क्या हो रहा है, continuous ढूंढे जा रहे हैं और उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, as stated earlier there are million of plants and animals in the world. जैसे कि पहले बताया गया है कि इस अर्थ सरफेस पे मिलियन के बिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं. ठीक है, बहुत सारे हैं जो कि अभी डिस्कवर हुए हैं और कुछ तो अभी डिस्कवर होने बाकी हैं. We know the plant and animal in our own area by their local name. हम लोग के जो आसपास में प्लांट्स होते हैं, जैसे कि उड़हुल का फूल, तो उड़हुल का फूल तो ये हम बोल रहे हैं ना, जैसे हमारे बिहार में, झारखंड में उड़हुल बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एमपी में भी उड़हुल ही बोला जाए, तमिलनाडु में भी उड़हुल ही बोला जाए.
कि एक ऐसा नाम तो होना चाहिए ना, ताकि अगर बिहार झारखंड वाले लोग अगर एमपी तमिलनाडु में जाएं और वहां पे उनको उड़हुल का फूल चाहिए हो, तो एक नॉर्मल जैसे चाइना रोज अगर बोलेंगे तो एमपी वाले भी समझेंगे और वो वहाँ क्या कहते हैं तमिलनाडु वाले भी समझेंगे। लेकिन ये तो अपना इंडिया में ये चाइना रोज, मतलब बुक में तो चाइना रोज ही लिखा रहता है, तो इंडियंस तो समझ जाएंगे। लेकिन अगर अपन दूसरे कंट्री जैसे नॉर्वे वगैरह में जाते हैं तो वहाँ शायद नहीं चलता हो, तो वहाँ चाइना रोज को चाइना रोज नहीं समझेंगे वो लोग कि चाइना रोज क्या होता है। तो उसके लिए कोई एक ऐसा वर्ड ऐसा होना चाहिए जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया, सॉरी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको उसी नाम से जाना जाए, ताकि अगर कोई दूसरे कंट्री का इंसान उस कंट्री में जाके अगर उस चीज का डिमांड करे तो लोग समझ पाए कि हाँ ये मांग क्या रहा है। ठीक है। और देखो अब तुम बोलोगे चैट जीपीटी है ना, गूगल है ना, मैं तो गूगल कर लूंगा या गूगल करके उसको दिखा दूंगा। भाई आप तुम्हारे पास गूगल है, पहले के जमाने में ना गूगल और चैट जीपीटी नहीं होता था। ठीक है। पहले तो कम्युनिकेशंस की समझ पाते थे कि हाँ ये चीज होता है। तो इस वजह से ना साइंटिस्ट लोग ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि कॉमन नेम होना चाहिए, जो कि पूरे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उसी नाम से उसको जाना जाए। ठीक है। साइंटिफिक नेम होना चाहिए। वही बोल रहा है, दिस लोकल नेम्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। हमारा कंट्री इंडिया से डाइवर्स कुछ हो सकता है क्या? नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, फिर वेस्ट साइड के लोग, फिर वेस्ट साइड में क्या आ जाता है, अपने गुजराती लोग आ जाते हैं, फिर ईस्ट साइड में बिहार है, आसाम है। तो हम लोगों का तो इतना डाइवर्सिटी, हर जगह जगह पे बॉर्डर, जैसे ही बॉर्डर चेंज होता है हमारा लैंग्वेज चेंज हो जाता है, हमारा कल्चर चेंज हो जाता है। तो उसमें मतलब यही बताया गया कि प्लेस टू प्लेस तो वेरी करता है, इन द कंट्री के अंदर भी वेरी करता है। तो बेस्ट एग्जांपल हमारा इंडिया ही है। ठीक है। Probably you would recognize the confusion that would be created if we didn't find way and mean to talk to each other and refer organism we are talking about। अब इसमें ये कंफ्यूजन हो गया कि कुछ तो ऐसा क्रिएट करना होगा ना, ताकि सॉरी यार मैं लंच करके आती हूँ ना जस्ट, तो थोड़ा सा लंच करने के बाद पानी पी लेती हूँ लगता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। अपन बायो के स्टूडेंट हैं, तुम समझोगे, मुझे पता है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा। देखो यार मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं बहुत दूर से ट्रैवल करके आती हूँ, अपनी मम्मी के साथ आती हूँ। मेरी मम्मी स्टूडियो में ही रहती हैं, मतलब वो बैठी रहती हैं, मैं यहाँ पे पढ़ाते रहती हूँ। तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज आप लोग भी मेहनत करो। जब मैं इतनी शिद्दत से मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है मेहनत करना। ठीक है। देखो रिकोनाइज क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि हाँ कुछ ऐसा नेम होना चाहिए जिसकी वजह से सारे जगह के लोग किस चीज की बात हो रही है वो सामने वाला इंसान समझ सके, जिससे मैं वो चीज डिमांड कर रही हूँ। ठीक है। रेफर्स टू एज अ ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो सामने वाले इंसान को भी तो पता होना चाहिए ना कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। हमारा मोटिव क्या है कि कोई पर्टिकुलर सेम, मतलब एक जो स्पीशीज है उसका एक ही नाम हो और उसी नाम से वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाए। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। इसको क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। आप बहुत लोग देखो यार, मैं बायो में 12th वालों को भी मैंने एक चीज बोला है, मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ कि बायो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको दिन भर रटा जाए। बायो बहुत ही इजी है अगर आप लिंक करके पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो नॉमेनक्लेचर वर्ड आपने कहाँ सुना था? केमिस्ट्री में सुना था। ठीक है। देखो मैं एक चीज बोलती हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर तुम तीनों को देखोगे कि फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायो अलग, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर लिंक करके पढ़ोगे ना तो मजा आना स्टार्ट होगा। तो सब चीज को अलग अलग मत देखो, एज अ होल देखो। ठीक है। तो नोमेनक्लेचर वहां पे क्या पढ़ते थे? नेमिंग करते थे। तो यहाँ पे नेमिंग करने को क्या बोलेंगे? नोमेनक्लेचर बोलेंगे। तो ये तो आपका नोन वर्ड है, ये आप पहले से जानते हो। ठीक है। देखो 12th में जाने के बाद ना आपको बहुत चीजें इजी हो जाएंगी, लेकिन 11th में, जैसे मैं भी जब 11th में थी ना, तो अप्रैल की बात है, अप्रैल में ही, हाँ अप्रैल में ही मैं गई थी 11th में। तो उस वक्त ये चैप्टर मेरे सामने पहली बार आया था, तो मुझे ना याद करना पड़ता था। तो नॉमेनक्लेचर को मैंने केमिस्ट्री से लिंक कर दिया। आइडेंटिफिकेशन, समझ आ रहा है किसी चीज को आइडेंटिफाई
आपके स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड होता है, क्यों आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है? उस पे आपका रोल नंबर होता है, रोल नंबर तो नहीं होता, वो आपका क्लास होता है, सेक्शन होता है, पापा का नंबर होता है, आपका नाम होता है, वो आपकी आइडेंटिटी है, उससे आपकी पहचान हो रही है। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करना। तो आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको पहले समझा दिया। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण करना। देखो, नामकरण करना, घर में बच्चा होता है तो बुआ जो होती है वो नामकरण करती है। तो मैंने ऐसे याद रखा था कि साइंटिस्ट जो है ना वो हमारी बुआ है, वो क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। ठीक है, बुआ क्या करती है? नामकरण करती है। एक सेकेंड रुकना, मुझे ना थोड़ा कुछ बॉदर कर रहा है, मैं उसको ठीक कर दूं थोड़ा। ओके, डन। देखो, obviously nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to। देखो, नाम करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जब तक कुछ नया मिलेगा नहीं तब तक तुम उसका नाम कैसे रखोगे? पहले से तो हमने नाम मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सबका तो नाम रखा हुआ है। अब कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होगा, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे कि किससे मैच हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहले उसको डिस्क्राइब करेंगे करेक्टली, एकदम हर एक चीज को देखना है कि जीनस में है क्या सेम हो रहा है, स्पीशीज में क्या सेम हो रहा है, किस फैमिली में डालेंगे। आगे आपको ये चीज मैं पढ़ाऊंगी, अभी जस्ट पढ़ाऊंगी, तो उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे किस चीज को करेक्टली डाला जाता है। ठीक है, we know to what organism the name is attached to, this is called identification। पहले क्या होता है? आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसका क्या करना है? नामकरण करना है, मतलब नोमेनक्लेचर करना है। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientist name to each known organism। साइंटिफिक नेम, देखो साइंटिस्ट क्या किए कि एक प्रोसीजर्स बनाए, किस लिए? तो असाइन करने के लिए। व्हाट? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम ऐसा नेम होगा जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी नाम से उसको जानेगा। दिस इज एक्सेप्टेड टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको पूरे बायोलॉजिस्ट, पूरे वर्ल्ड के जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा क्या किया गया था? तो एक्सेप्ट किया गया था। फॉर प्लांट, साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ICBN। इसका जो है क्या, इसका फुल फॉर्म आ जाता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो फॉर, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा आगे बताऊंगी, थोड़ा ट्विस्ट है। ठीक है, ये क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनी, बॉटनी में अपन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो प्लांट्स वगैरह का नाम जो है, नामकरण कौन कौन सी बुआ करेंगी? तो ICBN बुआ करेंगी, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब आगे आते हैं। एनिमल टैक्सोनॉमिक हैव इवॉल्व। एनिमल्स का कौन कौन सी बुआ, एनिमल का जो नाम रखेंगी वो कौन सी बुआ होंगी? तो वो होंगी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN। अब देखो, जूलॉजी में अपन किस चीज के बारे में, हमारे बारे में, मतलब प्लांट्स के बारे में नहीं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग तो वो सारे क्या किस में आता है? जूलॉजी में आता है, जूलॉजी में। तो ये क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, यहाँ पे अब देखो ट्विस्ट, मैं दिखाती हूँ एक चीज। देखो, ऐसे आपको भी पढ़ना है जैसे मैं पढ़ती थी, या फिर मैंने पढ़ना सीखा है। क्या मैं गॉड गिफ्टेड? जादू थोड़ी, जादू कोई थोड़ी आया था मेरी मम्मी के और इसमें बोल दिया कि नहीं जाओ तुम्हारी बेटी तो बहुत तेज निकलेगी। मैंने हर चीज ना बहुत मेहनत से सीखा है, उसी चीज को मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि जो जो मेहनत और जो टाइम मैंने इन सब चीजों को सीखने में लगाया है ना, वो मैं चाहती हूँ आपका बच जाए। अगर वो बच जाएगा ना तो आप मेरे से पहले सक्सेसफुल हो जाओगे। मैं वही चाहती हूँ, मेरा मोटिव यही है। ठीक है, तो मैंने मेहनत कर लिया है आप लोगों के हिस्से का भी, अब मैं जो आपको बोल रही हूँ बस वो करना है। राइट, देखो यहाँ पे क्या है? फॉर है, यहाँ पे क्या है? ऑफ है। अब जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो ICBN का तो पहला तो यही दो ऐसे दे देगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर।
दूसरा ऑप्शन रहेगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब जिसने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, या तो वो क्वेश्चन छोड़ेगा या तो वो क्या करेगा, तुक्का मारेगा। तुक्का मारेगा तो शायद सही भी हो जाए, शायद गलत भी हो जाए। तो तुक्का नहीं मारना है भाई, ठीक है। देख के एक्साइटेड भी नहीं होना है। एग्जाम हॉल में अगर जो बच्चा एक्साइटेड हो जाता है क्वेश्चन को देख के, अरे मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, तो उससे ना सिली मिस्टेक होती ही होती है। इसीलिए खुद को वहां एग्जाम हॉल में ना डरना है, ना एक्साइटेड होना है, खुद को एकदम काम एंड कंपोज रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे याद रखा था, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो मेरा जो घर का नाम है ना वो बी से स्टार्ट होता है। अब मैं अपना घर का नाम थोड़ी रिवील करूंगी आपको, आप लोग मजाक उड़ाओगे मेरा। तो वो जो है ना, मैंने ऐसे याद रखा था। मैं खुद को ना बहुत स्पेशल मानती हूँ, मैं नार्सिसिस्ट टाइप की हूँ, मुझे अपने हर एक चीज से सेल्फ ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है, और मैं सबकी फेवरेट बनना चाहती हूँ। इवन मैं आपकी भी फेवरेट बनना चाहती हूँ। यही पूछो तो अगर आपकी फेवरेट बन जाऊँ तो मेरे लिए इससे क्या ही, मतलब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद रखा था, दिस इज ओनली फॉर मेरा, इसे नाम याद रख लो, दिस इज ओनली फॉर बनी, ऐसे करके कुछ भी बी से कोई भी नाम होगा तो मैंने ऐसे याद रखा था, दिस इज ओनली फॉर बनी। तो फॉरवर्ड किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, मतलब बोटेनिकल में फोर होगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे याद रखना है। मैंने तो ऐसे ही याद रखा था, दिस इज ओनली फॉर मी, मतलब मेरा बी से नाम है तो ऐसे मैंने याद रखा था। आप देखो, एक याद रहेगा, दूसरा ऑफ कोर्स याद रहेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फॉर तो हमने किसके लिए लगा दिया, बनी के लिए लगा दिया, तो बनी भैया के लिए फॉर लगा दिया, तो सिर्फ ऑफ तो बचा है, तो ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हो गया। द साइंटिस्ट नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। देखो क्या इन्होंने इंश्योर किया कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होगा जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उसी नाम से उसको जाना जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। देखो अगर डिस्क्राइब करेंगे उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, अगर मान लो उनको साइंटिफिक नेम नहीं भी पता होगा लेकिन उनके फीचर्स उनका पता होगा, तो वो इंसान उसके डिस्क्रिप्शन से पहचान जाएगा, ठीक है। अराइव एट द सेम नेम, वो उस नाम पे अराइव आ जाएगा। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। ये इंश्योर किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। पहला इंश्योर किया गया कि एक और स्पीशीज का एक ही नाम होगा। दूसरा क्या इंश्योर किया गया कि सच नेम हैज नॉट गिवन टू या फिर यूज फॉर एनी अदर नोन स्पीशीज, वो नाम किसी दूसरे नोन स्पीशीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, राइट। जो नाम एक बार एक ऑर्गेनिज्म को दे दिया गया उसके बाद वो नाम दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे मेरा नाम सृष्टि है, तो मेरे घर में मेरी अगर और बहन होगी तो उसका नाम सृष्टि तो नहीं रखेंगे ना भाई, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, कौन से सृष्टि को बुलाया जा रहा है वो तो पता ही नहीं चलेगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने भी यही किया। तो ऐसे ध्यान रखो, घर में अगर दो भाई बहन हो तुम, तो दो भाई नहीं, दो बहनें हैं तुम्हारी, एक का नाम सृष्टि है तो दूसरे का नाम भी तो सृष्टि नहीं रखोगे ना। तुम्हारे मम्मी पापा ये इंश्योर करते हैं कि दोनों का नाम अलग अलग हो, राइट। तो वही बोला गया है कि एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होगा, जिसको मेरा तो दो नाम है लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। एक फ्लावर अगर चाइना रोज को क्या बोलते हैं, हाँ उसका नाम क्या है, अरे यार मैं भूल रही हूँ चाइना रोज का नाम, क्या तो बोलते हैं उसको, हो याद नहीं आ रहा है, याद आएगा। अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज कमेंट करके बताना, मैं अभी भूल गई हूँ, अचानक से मेरे दिमाग से निकल गया उसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो अगर चाइना रोज को साइंटिफिक नेम से जानते हैं तो उसी साइंटिफिक नेम से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी जाना जाएगा, ठीक है। उसको ऐसा नहीं कि चेंज कर देंगे वैसे। और दूसरा क्या है कि हैज बिन इंश्योर क्या किया गया कि नेम हैज नॉट बिन यूज फॉर, वो जो नाम है
किसी और स्पीशीज के लिए यूज नहीं होगा। अगर चाइना रोज को वो बोलते हैं तो चाइना रोज को ही वो बोलेंगे, उस दूसरा नाम नहीं दे सकते। चाइना रोज छोड़ो, मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं, तो मैंगो का सिर्फ नाम हो सकता है मैंजीफेरा इंडिका, जिसको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाएगा। लेकिन मैंजीफेरा इंडिका किसी और स्पीशीज के नाम, मतलब किसी और स्पीशीज को नहीं दे सकते, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब बायोलॉजिस्ट फॉलो क्या करते हैं, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। देखो, हर एक चीज का प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स होता है, उस चीज को फॉलो करना ही पड़ता है। तो साइंटिस्ट को एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम ऑफ नोन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। एक नाम का कितना कंपोनेंट होता है, 2 कंपोनेंट होता है। एक जीनस होता है, दूसरा क्या होता है, स्पीशीज होता है। देखो, पहला क्या होता है, जेनेरिक नेम होता है, एंड दूसरा क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। पहला जो जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा जो है वो जेनेरिक नेम है और इंडिका जो है स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है। देखो, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ 2 कंपोनेंट इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है बाइनोमियल। अब आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, बाइनोमियल पढ़ा होगा मैथ्स क्लास में, क्लास 8 में आपने बहुत मैथ्स बनाया होगा। बाइनोमियल, बाई मतलब 2, मतलब अगर 2 कंपोनेंट होगा, 2 कंपोनेंट लेके नाम का नामकरण कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट जेनेरिक नेम होता है, दूसरा क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। आपको भी ऐसे ही याद रखना है जैसे मैं याद करवा रही हूँ। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय, कौन दिए थे, तो कैरोलस लीनियस दिए थे। लीनियस जो है उनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है, तो उनको फादर ऑफ नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लीनियस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि इन्होंने ही दिया था। तो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए हैं। कौन, लीनियस जी। is being practiced by biologists all over the world। बाइनोमियल, आज तक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही चल रहा है, जो कि किनके द्वारा दिया गया था, तो लीनियस के द्वारा दिया गया था। दिस नेमिंग सिस्टम यूज अ टू वर्ड्स फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट, ठीक है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। देखो, मैंगो का एग्जाम्पल लिया गया है ना, जिनको जो मैं क्या बोल रही थी, मैंजीफेरा इंडिका। टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज, क्या लिखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका लिखते हैं। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा क्या है, रुको मैं बताती हूँ। Let us see how it is a binomial name. In the name Mangifera indica represent the genus, while the indica is a particular species. Mangifera, एक second, Mangifera, M-A-N, Mangifera indica। मैंजीफेरा कहाँ है, इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। अब देखो, मैंने क्या लिखा, मैंजीफेरा इंडिका लिखा ना, एक सेकेंड वेट। अब देखो, ये जो मैंजीफेरा है वो हमारा क्या है, जेनेरिक नेम है। क्या है, जेनेरिक नेम, ठीक है, ये अपना क्या है, जेनेरिक नेम है। और ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। अब देखो, आप एक चीज गौर करोगे, मैंने यहाँ पे जो एम है वो कैपिटल लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आई स्मॉल लिखा है। तो यही होता है, ये चीज आगे अपन जाके पढ़ेंगे कि एम जो होता है, जेनेरिक फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, और सेकेंड वर्ड जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल लेटर में होता है। और अगर हैंड रिटन होता है तो उसको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, जैसे मैंने अंडरलाइन किया है दोनों को, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। इसीलिए मैं चाहती तो ऐसे भी तो अंडरलाइन कर सकती थी ना, ऐसे भी कर सकती थी, मैंजीफेरा इंडिका में, मैंजीफेरा इंडिका,
इंडिका। लेकिन ये क्या है, गलत है। एक साथ अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं, ऐसे अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं, ये वे सही है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या है तो कैपिटल लेटर में होगा, सेकंड क्या होगा स्मॉल लेटर में होगा। ये क्या है, जेनेरिक नेम है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। दोनों को अंडरलाइन करना है। अगर हैंड रिटन, ये मैंने हाथ से लिखा है, हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करना है, लेकिन कैसे, सेपरेटली अंडरलाइन करना है। और अगर इसको अपन प्रिंट करेंगे तो उसको इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे टू शो देयर लैटिन ओरिजिन। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बता दिया, समझ गए आप। फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल, फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट करता है जेनेरिक नेम को, सेकेंड स्पेसिफिक एपिथेट को, उसके बाद फिर मैंजीफेरा हो गया। और अगर हैंड रिटन है तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ओके, चलो ये हो गया अपना कंप्लीट। यहाँ पे यही लिखा गया है कि मैंजीफेरा जो है वो क्या है, जीनस है, और इंडिका जो है वो स्पीशीज है, और स्पेसिफिक एपिथेट, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। ठीक, अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर एस फॉलो दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। पहला रूल क्या है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। बायोलॉजिकल नेम कैसा किस में होता है, लैटिन में होता है, और रिटन इन इटैलिक्स, अगर उसको प्रिंट करते हैं तो उसको इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। इसको लैटिन, इसको इटैलिक्स में क्यों लिखते हैं, क्यों, इसका लैटिन ओरिजिन शो करने के लिए कि ये डिराइव कहाँ से हुआ है, तो लैटिन वर्ड से हुआ है। लैटिन जो है ना अब डेड लैंग्वेज हो चुका है, बहुत पहले ये चला करता था। ठीक है, लैटिन इज नॉट लाइव, डेड लैंग्वेज, वो मर चुका है। ठीक, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द फर्स्ट वर्ड, किस क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस को, while the second component क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट को। राइट, both the word in a biological name when handwritten are separately underlined। जब हम लोग हैंड रिटन लिखते हैं उसको तो क्या होता है, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। देखो हमने इसको हैंड रिटन लिखा था तो क्या किया था, सेपरेटली अंडरलाइन किया था। राइट, चलो द फर्स्ट वर्ड क्यों, और प्रिंटेड, प्रिंट किस चीज में करते हैं, इटैलिक्स में करते हैं, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। क्यों प्रिंट करते हैं इटैलिक्स में, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जीनस जो वर्ड है वो किस चीज से स्टार्ट हुआ था, कैपिटल लेटर से। देखो मैंजीफेरा का एम जो है वो कैपिटल है और इंडिका का आई जो है वो स्मॉल है, तो याद रखना जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और सेकेंड लेटर स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, देखो while the specific epithet start with a small letter, specific epithet किस चीज से, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इट कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद द हेल्प एग्जाम्पल ऑफ, देखो मैंजीफेरा, एक सेकेंड, मैंजीफेरा देखो क्या है, एम कैपिटल है, दिस इज जीनस एंड दिस इज स्पीशीज। इंडिका का आई जो है वो क्या है, स्मॉल है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। देखो ऑथर का जो नाम होता है ना वो अपीयर होता है आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, लेकिन एकदम एब्रिविएटेड फॉर्म में, एकदम छोटा फॉर्म में। देखो यहाँ पे लिखा है एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन इन एन एब्रिएटेड फॉर्म, मतलब एब्रिएटेड का मतलब छोटे फॉर्म में लिखा रहता है। मैंजीफेरा इंडिका लीन, लीन क्या, जो जिन्होंने डिस्कवर किया है, लीनियस ने डिस्कवर किया है इसको, तो उनको शो करने के लिए उनका नाम एकदम छोटे फॉर्म में, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद छोटे एब्रिविएटेड फॉर्म में साइंटिस्ट का नाम लिखा जाएगा जिन्होंने इसको पहली बार डिस्क्राइब किया था। तो इट इंडिकेट दैट दिस स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई लीनियस। ये लीन का मतलब क्या है कि मैंजीफेरा इंडिका को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था या डिस्क्राइब किया था, तो लीनियस ने किया था। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो
इतना सारा एनिमल किंगडम तो आप लोगों से होता नहीं है, पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे याद रख लोगे? इतनी सारी डाइवर्सिटी में इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, कैसे याद रख लोगे? तो कुछ तो बनाना होगा ना। तो क्या हमने क्लासिफाई किया और सब बेसिक को देख के कि हाँ ये इस फैमिली का है, इस फैमिली का है, तो उस फैमिली में एक कॉमन चीज, जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है, ठीक है? तो हर एक एलिमेंट के बारे में जाके थोड़ी पढ़ते हैं, हर एक एलिमेंट के बारे में तो पीएचडी वगैरह कर रहा है वो लोग भी नहीं पढ़ते भाई, हम क्या पढ़ेंगे? हम तो 11th-12th में है, छोटा सा दिमाग है हमारा, फट जाएगा भाई ज्यादा लोड ले लेंगे तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ा दिमाग है हमारे पास, ठीक है? जो देखो क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 एलिमेंट है उसको एल्कली मेटल बोलते हैं। तो ग्रुप 1 में जो है ली ना की रब से फरियाद वाला, तो ऊपर से नीचे तक जो है उसका हर एक थोड़ी वो पता है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में होता है, वो एल्कली अर्थ मेटल होता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो आईपी जो है वो इंक्रीज होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो हमने सारे एलिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन ग्रुप 1 में, और ऐसा थोड़ी है कि 118 का 118 एलिमेंट रहेगा, नहीं, और भी आगे डिस्कवर होगा। तो आगे जो डिस्कवर होगा उसको कैसे कौन से ग्रुप में डालना है, जिस ग्रुप के साथ सिमिलैरिटी शो करेगा, सिमिलैरिटी इन द सेंस कि जिस ग्रुप का वो भी बिहेव करेगा उसको उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है? तो वही चीज यहाँ भी किया गया है कि ग्रुप बना दिया गया है कि इस स्पीशीज का कैरेक्टर इस वाले ग्रुप से मिल रहा है तो उसको उस ग्रुप में डाल दो, और सिर्फ उस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ इस ग्रुप में ये चीज ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो अगर ये शो कर रहा है तो इस ग्रुप के सारे मेंबर्स उस चीज को शो करेंगे। तो ये पढ़ने का इजी तरीका है। अब हर एक स्पीशीज को उठा उठा के पढ़ रहे हैं भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो देखो, तो मैंने अभी बोला था ना आपको कि फिजिक्स केमिस्ट्री से लिंक है। देखो अभी मैंने केमिस्ट्री का पहले किया था, नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक यूज किया था। अब के एग्जांपल से मैं आपको बता रही हूँ कि है लीना की रब से फरियाद में नीचे और भी आएंगे एलिमेंट्स, तो उनके प्रॉपर्टीज कैसे होंगे, तो बिल्कुल ग्रुप 1 एलिमेंट के जैसे होंगे तभी उसको ग्रुप 1 में रखा गया है, वैसे ही यहाँ पे भी रखा जाएगा, ठीक है? इट इज नेसेसरी टू डाइवर्स सम मीन टू मेक दिस पॉसिबल। द प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक? Classification is a process by which anything is grouped into convenient category. Classification, देखो जैसे मुझे याद है सारे डिफिनेशंस, वैसे आपको भी डिफिनेशंस याद होने चाहिए। अब आप कहोगे कि दीदी मैं तो 11th-12th में आ गया, अब 10th वाला थोड़ी सिस्टम है कि मैं डिफिनेशन याद कर। अगर आप डिफिनेशन याद करोगे ना तो आपको उस चीज की ना बहुत अच्छे से क्लियर व्यू नॉलेज होगी, ठीक है? एकदम क्लियर। जैसे कि अगर मान लो डेफिनेशन से सवाल फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया, तो जिस बच्चे को याद होगा वो तो बना लेगा, जिसको याद नहीं होगा भाई तारे गिनो बैठ के, और क्या ही कर सकते हो? दिन में तो तारे भी नहीं दिखते हैं भाई, तो क्या गिनोगे? चलो ये याद रखना है, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। किसी चीज को कन्वीनियंट कैटेगरी में रखना उसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कौन सा? माइक्रोस्कोप देख के, माइक्रोस्कोप लेके थोड़ी देखने जाएंगे भाई, आम इंसान के पास माइक्रोस्कोप होगा? नहीं होगा ना। तो क्या उसको इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो वो दिखा रहे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैं बात नहीं, जो चीज हमें नेकेड आई से दिख रहा है, मैं उन सब स्पीशीज की बात कर रही हूँ। उनके हर एक फीचर्स को अब उसके सेल के अंदर थोड़ी घुसना है, सेल के घुसने के लिए माइक्रो चाहिए नहीं, उसका जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, जो वो कैरेक्टर शो कर रहा है, उनको देख के उसको क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, we easily recognize groups such as plants or animals or dog, cat or insect. The moment we use any of these terms, we associate certain character with the organism in the group. जैसे मैं बोल रही हूँ कुत्ता, तो लड़कों आप लोगों को मैं नहीं बोल रही हूँ, खुद पे नहीं लेना है, मजाक कर रही हूँ। अरे यार मैं भी तो स्टूडियो, तो मैं भी तो बोर होती हूँ ना, कुछ तो मैं बोलूंगी जिसकी वजह से मुझे भी अच्छा लगे थोड़ा। तो मैं कोई भी काम करती हूँ ना उसमें मुझे मजा आना चाहिए, अगर मुझे मजा आ रहा है तभी मैं वो काम कर रही हूँ। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो समझ लो कि मुझे मजा आ रहा है,
पढ़ा रही हूँ, जिस दिन मजा आना बंद हो जाएगा उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी। ठीक है, तो देखो अब मैं डॉग बोल रही हूँ, डॉग बोल रही हूँ तो एक मतलब दिमाग में विजुअल आता है, 4 पैर होगा, पूंछ होगा जो टेढ़ा होगा, कितना भी सीधा कर लो सीधा नहीं होने वाला, भौ भौ भौंकते रहेगा, इधर उधर खान रोटी वोटी या हड्डी वड्डी के लिए चलता रहेगा, तो उसको कुत्ता बोलते हैं। इंसेक्ट्स में कौन सा एकदम खतरनाक, मच्छर जो काट काट के परेशान करता है, तो भाई होता है, गिना नहीं है, पीता है, ब्लैक होता है। तो जो भी चीज मैं बोल रही हूँ आपके दिमाग में वो विजिबल, मतलब वो आपके दिमाग में उसका ये आ रहा है, या तो फिगर बन रहा है या तो उसका पिक्चर आपके दिमाग, मतलब वही फिगर बन रहा है या तो उसके कैरेक्टर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि सर्टेन कैरेक्टर्स आपके दिमाग में आने लगेंगे। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। ठीक है, वॉट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ डॉग? कैसा है भाई, 4 पैर वाला होता है, ओमनीवोरस होता है, पूछ टेढ़ा होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं, ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसे। आप देखो, ऑब्वियसली ईच ऑफ अस विल सी डॉग एंड नॉट द कैट। हाँ, अगर कुछ डॉग की बात हो रही है तो अपन डॉग की बात करेंगे ना, कैट को क्यों देखेंगे। Now, if we were to think of Australians, we know that we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals. Mammals में तो भाई बहुत सारी चीज आ जाएंगे। Mammals में जैसे कि humans आ जाएंगे, फिर whales आ जाएंगे, फिर platypus आ जाते हैं, kangaroo, तो ये सब तो mammals हैं। horse, ये सब मैमल्स है, डॉग वगैरह सब मैमल्स है। मैमल्स में तो बहुत ब्रॉड हो गया ना, मैमल्स बहुत ब्रॉड चलेंगे हम लोग। यू शुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर्स। यस, अपने पास है ना एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना, एंड द बॉडी हेयर्स, हमारे बॉडी पे हेयर्स भी हैं। अब बहुत लोग वैक्सिंग करा के हटा लेते हैं, वो तो भाई लड़कियां करती हैं ये सब, लड़के थोड़ी करेंगे वैक्सिंग। Likewise in plant, if we try to talk about wheat के बारे में, तो the picture of each of our mind will be of wheat plant। अगर wheat की बात बोलेंगे तो आपके दिमाग में राइस तो नहीं आएगा ना, कॉर्न तो नहीं आएगा ना, wheat बोला है तो wheat ही आएगा। देखो, not of rice or any other plant, hence all these what dog, cat, mammals, wheat, rice, जो भी है प्लांट, एनिमल, सब किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो टैक्सोन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी मैं बोल रही हूँ तो टैक्सोन है, अगर मैं हॉर्स बोल रही हूँ तो हॉर्स टैक्सोन है, ये सब एक टैक्सोन को रिप्रेजेंट करते हैं। और कन्वीनियंट कैटेगरी वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज व्हाट, टैक्सा। उसको क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। Here you must recognize that taxa can indicate category at different level. Taxa क्या represent करता है, categories at different level. Taxa क्या represent करता है, category at different level. Plant also form a taxa. Wheat is also a taxa. जो भी, सॉरी मैंने taxon बोला था ना, सॉरी my mistake। देखो, जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ, wheat, rice, corn, humans, dog, कैट या फिर प्लेटिपस, कुछ भी मैं बोल रही हूँ तो वो सब टैक्सा है। जो भी तुम्हारे आसपास ऑर्गेनिज्म का नाम लिया जा रहा है, सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टैक्सा। टैक्सा रिप्रेजेंट डिफरेंट कैटेगरी एट सेम लेवल, सॉरी कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। किस चीज पे इंडिकेट करता है, तो कैटेगरीज को एट डिफरेंट लेवल पे ये शो करता है। ठीक है, बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल। जानते हैं मैमल्स, डॉग क्या होता है, वो मैमल होता है, सॉरी डॉग क्या होता है, मैमल होता है, और मैमल जो है वो क्या होता है, एनिमल होता है। देयरफॉर एनिमल, मैमल एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। देखो, बोलने का ये मतलब है ना कि डॉग जो है वो मैमल्स में आता है, मैमल्स जो है वो एनिमल्स होते हैं, तो ये सारा जो है वो टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब का सब टैक्सा पे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन क्या है, डिफरेंट लेवल पे। डॉग जो है वो कौन से फैमिली से आता है, कैनिडी फैमिली से आता है। मैमल्स, ह्यूमंस जो हैं
वो होमोसेपियंस फैमिली से आते हैं, लेकिन सब एज अ होल क्या है, मैमल है, तो सब क्या टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन किस पे, डिफरेंट लेवल पे। तो ये वाला जो है ना, ये कि टैक्सा जो है रिप्रेजेंट इंडिकेट क्या करता है, कैटेगरीज को, लेकिन सेम लेवल पे नहीं, डिफरेंट लेवल पे करता है, राइट। चलो आगे। Hence, based on characteristic, all living can be classified into different taxa. On the basis of based on characteristic, all living organism represent या फिर classified और into different taxa. सबको किस चीज में classify किया गया, different taxa में। This process of classification is called taxonomy. इस process of classification को क्या बोलते हैं, taxonomy बोलते हैं। External and internal structure along with, देखो ये मैं आपको याद करवाती हूँ माँ से। माँ जो है वो क्या याद करवाती है हम लोगों को, पहली बार ABCD कौन पढ़ाती है, माँ पढ़ाती है। तो माँ जो है CDE याद करवाती है, ठीक है। तो M से क्या हो गया, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। ए से क्या हो गया, एनाटॉमी, एनाटॉमी। वही हो गया एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल को अपीयरेंस को मॉर्फोलॉजी कहते हैं, इंटरनल को एनाटॉमी बोलते हैं। देखो मैं याद तो करा रही हूँ लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में, तो आप थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाना होगा। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल, ये मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल हो गया। एनाटॉमी मतलब इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद सी से क्या रिप्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे देखो क्या है नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब कि सी से सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। डी से क्या होगा, तो डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस जिसको बोलेंगे डेवलपमेंट प्रोसेस। अब ई से क्या होगा, तो इकोलॉजी, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हो गया। ये ऐसे याद रहेगा आपको। ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी का बेसिस क्या फॉर्म कर रहा है, तो ये फॉर्म कर रहा है। एक सेकेंड, मेरी राइटिंग थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ। इकोलॉजी वाला ठीक है, वेट। देखो एनाटॉमी में क्या आ जाएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सेल डेवलपमेंट, सेल डेवलपमेंट, ठीक है। अब डी से क्या हो जाएगा, डी से डेवलपमेंटल सेल स्ट्रक्चर, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, सेल स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसमें डेवलपमेंटल प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है। देखो मेरी राइटिंग ना बोर्ड पे थोड़ी अच्छी नहीं है, तो प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना आप। वैसे मैं नॉलेज तो सारा दे रही हूँ, राइटिंग पे क्या जाना। मैंने बोला कि आपको याद रखना है, माँ से, माँ क्या सिखाती है हम लोगों को, CDE। एम से क्या होता है, मॉर्फोलॉजी। ए से क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। ये एक ए जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ठीक है। यहाँ पे माँ ऐसे मुझे बनाना था ना, इसलिए मैंने याद किया है कि माँ CDE सिखाती है। एम से मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके बाद सी से क्या हो जाएगा, सेल स्ट्रक्चर। ए से मैंने यहाँ पे एनाटॉमी बताया है, एनाटॉमी, ठीक है, जिसको एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है।
सी से क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर होता है, डी से क्या होता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, और ई से क्या होता है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होता है, राइट। चलो अब ये तो याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, classification and nomenclature are the process that are the basis of taxonomy. taxonomy का basis क्या क्या है, basis of modern taxonomy क्या था, तो morphology, anatomy, cell structure, cell developmental process, उसके बाद ecological information। अब basis of taxonomy क्या है, तो classification, identification, nomenclature, then क्या है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये क्या है, तो बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टैक्सोनॉमी क्या है, कुछ नया नहीं है। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use। देखो ह्यूमन बीइंग ऑलवेज, क्योंकि हमारे पास दिमाग दिया गया है, कॉन्शियसनेस दिया गया है, सेल्फ कॉन्शियसनेस तो और में भी है, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बीइंग को दिया गया है। हम लोग इसका इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को जानने का कोशिश करते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को जानने का कोशिश ज़्यादा करते हैं जो हमारे यूज़ के लिए है। यहाँ पे यही लिखा गया है, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज, जो उनके खुद के काम आते हैं ना, उस पे ज़्यादा अपन फोकस करते हैं। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड। जैसे क्या है बेसिक नीड, क्या है, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, ये तो रोटी, कपड़ा और मकान, यही तो बेसिक नीड होता है ह्यूमंस का। Hence, the earliest classification were based on uses of various organisms. Earliest, पहले का क्या क्लासिफिकेशन था, जिस चीज को यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे करते थे, तो यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हम लोग उसी को आइडेंटिफाई करते थे जो हमारे यूज में आता था। ह्यूमन बींग्स कितने महान है ना, क्या करें यार। Human beings were since long and not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity, but also relationship among them. ह्यूमन बींग सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं थे कि कैसा काइंड का, मतलब किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है या फिर उसका डाइवर्सिटी, बस ऑल्सो उनके रिलेशनशिप के बारे में, कि भाई क्या दोनों में क्या रिलेशन है, इसको भी जानने में अपन इंटरेस्टेड थे। रिलेशनशिप तो जानने में वैसे भी बहुत मजा आता है, अगर दो हंसों का जोड़ा बैठा हुआ है लाइब्रेरी पढ़ने गए हैं तो जरूर देखेंगे कि भाई ये हंस करते क्या है, किससे इनका रिलेशन चल रहा है। तो मुझे भी बहुत मजा आता है, मैं भी लाइब्रेरी जाती थी तो देखती थी यार, मजा आता था। देखो, among them this branch of study was refers to as a systematics। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। सिस्टमैटिक, जहां रिलेशनशिप का बात आएगा, आज के बाद आपको रिलेशनशिप, अगर दो हंसों का जोड़ा बैठ के पढ़ भी रहा है तो आप क्या बोलोगे, सिस्टमैटिक्स है ये लोग, सिस्टमैटिक। जहां भी रिलेशनशिप वर्ड आ जाएगा, आप आंख बंद करके वहां पे क्या टिक करके आओगे, सिस्टमैटिक टिक करके आओगे, राइट। The word systematic is derived from the Latin word systema। किससे डिराइव हुआ है सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स डिराइव हुआ है सिस्टेमा वर्ड से, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैंने ऐसे याद रखा था कि दो का जोड़ा है तो वो भाई अपना रिलेशनशिप सिस्टमैटिक वे में बढ़ाना चाहते हैं। पर शायद अगर कोई हंसों का जोड़ा अच्छा हुआ तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं, पहले ना पढ़ाई कर लेते हैं, अपना कैरियर बना लेते हैं, उसके बाद शादी, फैमिली से बात करेंगे, फैमिली मान जाएगी, फिर शादी कर लेंगे, वो वाला चीज। तो वो सिस्टमैटिक वे में चल रहे हैं। तो रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, वैसा ही रिलेशनशिप बेटर होता है, बेस्ट होता है, जिसमें सिस्टमैटिक वे से चला जाए, ठीक है। तो रिलेशनशिप जब वर्ड आएगा तो उसमें क्या करना है, तो सिस्टमैटिक वे में चलना है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक्स। और सिस्टमैटिक जो है वो डिराइव कहाँ से हुआ है, लैटिन वर्ड जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमा, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखो लीनियस, लीनियस क्या आते हैं, तो फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लीनियस जो है उनको क्या बोला जाता है, रुक जाओ, लीनियस, लीनियस जो है उनको क्या बोला जाता है, तो फादर ऑफ
बाइनोमियल बाइनोमियल नॉमन नॉमेनक्लेचर, उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। लीनियस यूज सिस्टेमा नेचरे, सिस्टेमा नेचरे उन्होंने एक वर्ड बुक लिखा था एज टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ये सिस्टेमा नेचरे क्या था? उनका एक बुक था जिसका टाइटल था सिस्टेमा नेचरे। ठीक है, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर इनलार्ज। उसके बाद उस सिस्टमैटिक को क्या किया गया? लेटर इनलार्ज किया गया। इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट क्या? तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब पीछे जो कहाँ से इवॉल्व होके आए हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए। ठीक है, तो पहले क्या था? पहले था कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। सिस्टमैटिक जुड़ने के बाद क्या आ गया? एक और को क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? विद्या केंद्र, देखो हम जो है ना यूट्यूब पे हम लोग पढ़ा तो रहे, ऐसा नहीं है कि पढ़ाना छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपको और भी बेटर वे में चाहते कि मैं आपका सारा डाउट को सॉल्व करूं, आपको पीडीएफ दूं, उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊं, तो आपको विद्या केंद्र चैनल नहीं है, विद्या केंद्र ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। और क्या डाउनलोड करने के एनरोल करना होगा। अगर आप एनरोल करते हो तो आपको ऐसे तो हमारे पास जो है नॉर्मल भी, मतलब हम लाइव क्लासेस भी देंगे आपको, फिर पीडीएफ देंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस आपका 1-to-1 करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है, जो कि हमारा कोर्स क्या है? T10। T10 क्या है? आप पूछोगे T10 क्या है? T10 हमारे पास टोटल 10 सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे हमारे ये सारे टीचर्स पढ़ाएंगे। कौन कौन? जैसे कि संदीप सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, ये संदीप सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, दीपा मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, ये मैं हूँ सृष्टि जो कि आप जानते हो बायो पढ़ाऊंगी, और ये शुभम सर आपको इकोनॉमिक्स और इंग्लिश पढ़ाएंगे, और भी कंप्यूटर साइंस वगैरह के भी आपके जितने सब्जेक्ट है ना यहाँ पे सब कवर हो जाएंगे सिर्फ 1499 में। मतलब 1499 बहुत ही। और एक चीज और, जिनके पेरेंट्स नहीं है उन लोगों के लिए हमने क्या फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ाई करो, क्योंकि शिक्षा पे सबका हक है, हम ऐसा किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप ये नंबर पे कॉल करो, नंबर हमारा दिया हुआ होगा। एक सेकेंड। आप एनरोल करोगे ना तो वहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो और कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम लोग उस चीज़ को देख सुने काउंसलर, तो वो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देंगे। और जिनके मम्मी पापा नहीं है लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अगर हो सके, देखो आप सोचोगे कि यार क्यों पैसे लगाएं, देखो अगर आप ठीक हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो 1500 आपके लिए ज़्यादा नहीं होगा, आई थिंक सो। या हमने ना जितना मिनिमल से मिनिमल बैच मतलब अमाउंट में हो सकता था उतने अमाउंट में, क्योंकि हमें टीचर्स को भी पे करने होते हैं, फिर और भी बहुत सेटअप है, ये है वो है, तो उसमें एक्सपेंसेस तो लगते हैं। फिर भी हमने बहुत कम में कोर्स लॉन्च किया है। क्योंकि कि सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ सके, अच्छे से पढ़ सके। चाहते तो 3-4 हजार 5 हजार का भी कोर्स लॉन्च कर सकते थे, लेकिन नहीं, इतना मिनिमल का किया क्योंकि हम आपकी सोच रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि 50 ज़्यादा नहीं है। अगर आपको पढ़ाई तो आई एम श्योर, डैम श्योर कि आपके बोर्ड्स में क्या, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो भी आप बहुत, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका निकल गया तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। ये जो 1500 का इन्वेस्टमेंट है ना वो 15 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो
अगर आप चाहते हो तो एनरोल करना, या फिर एक बार बात करके देखना। अगर आपको सही लगे सब कुछ, क्लासेस तो हमने ऐसे डेमो क्लासेस तो नहीं, पूरा ले रही हूँ, क्योंकि 11th वालों बच्चे ने बोला था कि मैम जो है सिर्फ 12th वालों पे ध्यान दे रही है, 12th को पढ़ा रही है। तो नहीं, मैं 11th 12th होल पूरा पढ़ाऊंगी। और ऐसा है तो मैं आपको छोड़ूंगी, क्योंकि ये जो चीज होता है ना, कि जो लोग मुझे ना लिटरली उन लोगों से बहुत गुस्सा आता है जो फेक प्रोमिसेस करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं करवाते, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो जो चीज के साथ तो नहीं करूंगी ना यार, सी फिर उनमें और मुझमें क्या ही। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप अगर बैच ज्वाइन कर लेते हो तो काफी बेहतर होगा। चलो, अब मैं आगे आपको बताती हूँ। बस ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी था, बहुत सारे बच्चों को अभी नहीं पता है, तो भाई अवेयर तो कराना होगा ना कि हमारा ऐप है, आप वहाँ पे जाके आराम से पढ़ाई लिखाई, कोई भी प्रॉब्लम आउट कभी भी पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, किसी टाइम पे भी पूछ सकते हो। जब हमारे एग्जीक्यूटिव या फिर मैं खुद खाली रहूंगी, मैं आंसर आपको दे दिया करूंगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज भेजा है तो मैं 10 दिन बाद उसका आंसर करूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई आप लोगों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ, क्लासिफिकेशन क्या है, नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये क्या है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ये इन्वॉल्व करता है हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और द कैटेगरी। देखो, क्लासिफिकेशन जो है वो सिंगल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत सारे हायरार्की ऑफ द स्टेप्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और ईच स्टेप और रैंक रिप्रेजेंट क्या करता है, रैंक को या फिर कैटेगरी को। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर कैटेगरीज कैटेगरी बोलते हैं। एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट द, सारे कैटेगरी मिलके एक साथ क्या बनाते हैं, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। ईच कैटेगरी रेफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी जो है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या करता है, तो रिप्रेजेंट करता है या रेफर करता है। अब ये कैटेगरी है क्या, तो देखो, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, जो क्लास है, फैमिली है, ये सब कैटेगरी है, और ये सब मिलके एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बना रहा है। और ईच कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन। उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोन बोलते हैं। Taxonomic category and hierarchy can be illustrated by an example. Insect represent a group of organisms sharing common feature like 3 pair of jointed legs, हाँ 3 pair या 4। ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि उसका ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 pair of legs है। इट मीन्स insect are recognizable concrete object which can classified and thus were given a rank or category। अब आता है कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक। रैंक कैटेगरी क्या करता है, फर्दर डिनोट करता है रैंक को। ईच रैंक और टैक्सोन रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईच कैटेगरी, सॉरी, ईच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगराइज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, नॉट द मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ये क्या होते हैं, टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं। अरे यार, मेरे बालों में बहुत डैंड्रफ हो जाता है, क्या करूं मैं। वैसे मैं कैंडिड यूज करती हूँ। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन चलो मैं दे ही देती हूँ। जिन भी बच्चों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम, कैंडिड टीवी सस्पेंशन शैम्पू यूज कर सकते हैं, उस शैम्पू से डैंड्रफ चला जाता है, ठीक है। तो मैं अभी वही यूज करके आई हूँ। आज मैं जल्दी से मैंने बाल धोया, जल्दी जल्दी मैं खाना खाई हूँ, उसके बाद मम्मी के साथ स्टूडियो भागी हूँ।
टाइम लगता है, 25 मिनट तो लग ही जाते हैं आने जाने में। मेरे बाल भी नहीं सूखे हैं देखो। हाँ, ओके ओके, मैंने बहुत रोतुड़ा टाइप्स कर दिया ना। चलो पढ़ते हैं। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप क्या कैटेगरीज आर डिस्टिंग बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये क्या है? डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज नहीं है, ये क्या है? अरे सॉरी, each taxonomic categories are distinct biological entities, not merely the morphological aggregate। बस मॉर्फोलॉजी को देख के नहीं किसी को भी किसी भी ग्रुप में डाल दिया गया है, वो लोग जो है वो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज में आते हैं, ठीक है। अब देखो, taxonomic study of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, डिवीजन भी बोलते हैं, फाइलम एनिमल के केस में बोलते हैं, एनिमल के केस में क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं। प्लांट्स के केस में क्या बोलते हैं? इसको डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। फॉर प्लांट, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब बोलोगे कि कैसे याद रखूं? इसको मैंने ऐसे याद रखा था, मेरे टीचर ने बताया था इसको। सीओ साहब की फैमिली जीन्स स्पेस में गई। कैसे याद रखोगे? अब मैं वो लिखूंगी थोड़ी, वो आपको खुद लिखना होगा। सीओ, किंगडम फाइलम याद रहता है, इतना तो याद कर लो यार, किंगडम फाइलम याद कर लो। उसके बाद क्या याद रखोगे? सीओ साहब की फैमिली जीन्स पहन के कहाँ गई? स्पेस में गई। सीओ साहब जो है बहुत उनकी मॉडर्न फैमिली है, तो वो जीन्स पहन के कहाँ गई? स्पेस में गई। सीओ साहब की फैमिली जीन्स पहन के स्पेस में गई, तो सी से तो क्या हो जाएगा? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, याद रहेगा, नो कंफ्यूजन। All organisms, including those in plant and animal kingdom, have species as lowest category। देखो यहाँ ये जो है ना सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में किंगडम जो है सबसे ऊपर आता है, तो उसमें जो है कॉमन कैरेक्टर्स जो है बहुत ही कम होता है। लेकिन जैसे 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 नीचे आते हैं, सबसे नीचे स्पीशीज होता है और उसके पास ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। तो वही बोला गया है कि लोएस्ट रैंक, लोएस्ट कैटेगरी पे कौन आता है? तो स्पीशीज आता है। लोएस्ट लोएस्ट में कौन आता है? स्पीशीज आता है। organism in various categories, basic requirement is knowledge of character of all individual or group of organism। देखो कैटेगरी को जैसे मैंने बताया था हेलिना वाले में, तो उसमें क्या चाहिए? प्रॉपर्टीज सेम होने चाहिए तब कोई उसमें, तो वैसे ही यहाँ पे भी कॉमन प्रॉपर्टीज, कॉमन कैरेक्टर्स होना चाहिए इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज, ये सिमिलैरिटीज हेल्प करता है देखने में, और डिसिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। दो ऑर्गेनिज्म में या फिर दो ऑर्गेनिज्म सेम टाइप का हो या डिफरेंट टाइप का हो, उसमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या है, वो कौन बताता है? तो हम लोगों को वो क्लासिफिकेशन से पता चलता है, टैक्सोनॉमिक स्टडीज से पता चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो पहला जो है स्पीशीज है, ये सबसे लोएस्ट है। ये क्या है? लोएस्ट है, सबसे नीचे आता है। कैसे? देखो किंगडम, उसके बाद फाइलम, फिर सी ओ साहब की फैमिली जीन्स पहन के स्पेस में गई, तो ये स्पीशीज जो है वो कहाँ है? सबसे नीचे है, और किंगडम जो है वो सबसे ऊपर है। सीओ साहब की फैमिली जीन्स पहन के स्पेस में गई, ठीक है। पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटी। देखो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, मतलब उनको स्टैंडर्ड मान लिया गया है। तो स्पीशीज जो है, ओ भाई ये क्या हो गया? ये कैसे उड़ गया यार? हाउ इज इट पॉसिबल? वेट वेट वेट, स्पीसीज वाला कैसे उड़ा? यहाँ पे तो सब है।
वापस से इंसर्ट करके मैं देखती हूँ, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। वापस से मैं इंसर्ट करके देखती हूँ, वेट वेट। ये बीच बीच में क्या क्या होते रहता है भाई, देखो कितनी मेहनत लगती है पढ़ाने में। वापस से 20 पेजेस हो रहे हैं। हम्म। आ गया। ओके, चलो। हम्म। क्या पढ़ रहे थे? स्पीशीज पढ़ रहे थे। स्पीशीज में क्या आता है? फंडामेंटल, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज आते हैं, ठीक है। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज का मतलब क्या होता है? ओहो, सिलेक्टेड है क्या? यार ये बोर्ड पे भी पढ़ाना ना बहुत मुश्किल है। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज। फंडामेंटल मतलब एकदम छोटा, एकदम छोटा, उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वो सिमिलैरिटीज किस में देखने को मिलता है? स्पीशीज में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ये क्या होता है? लोएस्ट में आता है, ठीक है। इसमें क्या एक्सेप्शन है कि इससे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर जो है जीनस के पास में होता है। ये प्लीज दिमाग में आप रखना कि स्पीशीज से ज्यादा जो है कॉमन कैरेक्टर किसके पास होता है? तो जीनस के पास में होता है। लेकिन फंडामेंटल सिमिलैरिटी किसके पास होता है? तो फंडामेंटल सिमिलैरिटी के लिए स्पीशीज ही है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन क्या? बेस देख के, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देख के। कैसे एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज से कैसे डिफरेंस कर पाएंगे? तो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देख के, ठीक है। डिस्टिंक्ट। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिगा जिसको मैंगो बोलते हैं, सोलैनम ट्यूबरोसम जिसको पोटैटो बोलते हैं, पैंथेरा लियो जिसको लायन बोलते हैं। ऑल द थ्री नेम, जिसमें क्या है? इंडिगा हो गया, ट्यूबरोसम हो गया, वो क्या है? फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है या फिर स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला हो गया इंडिगा, ये वाला, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्पीशीज को कर रहा है। वाइल द फर्स्ट वर्ड, जो कि फर्स्ट वर्ड क्या था? मैंजीफेरा था, सोलैनम था और पैंथेरा था, आर जेनरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी। ये जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? तो जेनरा को, मतलब जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और जीनस जो है, देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये मेरे को, मैंने ना बहुत प्रैक्टिस किया है, इस वजह से मुझे याद है। नहीं तो आप याद रखो, सीओ साहब की फैमिली जीन्स पहन के स्पेस में गई। तो देखो, स्पीशीज सबसे लोएस्ट है, स्पीशीज के बाद कौन है? तो जीनस है, तो उसको हायर बोलेंगे ना, स्पीशीज से ऊपर है, देन हायर है। तो हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी, फर्स्ट वाला जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है? तो हायर लेवल ऑफ टैक्सोन में आता है, ठीक है। ईच जीनस मे हैव मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सोलैनम का एग्जांपल लेते हैं। सोलैनम, एक सेकेंड, ट्यूबरोसम। देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सोलैनम का। क्या था यहाँ पे? सोलैनम, सोलैनम, देखो पहला अगर इसको ट्यूबरोसम के साथ जोड़ेंगे, ट्यूबरोसम, मेलोंजेना, मेलोंजेना, ठीक है। तो ये क्या है अपना? ये जो है जीनस है और ये क्या है? स्पीशीज है। तो इसमें एक चीज आप देख पा रहे हो,
एक जीनस में बस स्पीशीज को चेंज कर दे रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक एपिथेट को अगर चेंज कर दिया जा रहा है तो क्या हो रहा है? मैं कुछ ज्यादा ही वाइट लग रही हूँ यार, इतना कैसे हो गया? एक लाइट ऑफ करती हूँ। वेट वेट, आज बहुत सारी चीजें हो रही हैं हमारे साथ। आई थिंक सो अब ठीक। अब सही है। देखो, सोलैनम, सोलैनम में क्या आ रहा है? जीनस आ रहा है, ठीक है। तो एक जीनस के साथ में अगर ट्यूबरोसम स्पीशीज सोलैनम अगर ट्यूबरोसम आ जा रहा है तो ये क्या बना दे रहा है? पोटैटो बना दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये सोलैनम मेलोंजेना, तो इसको मकॉई करके समथिंग कुछ बोलते हैं। Solanum melongena, including species like Nigrum and Solanum melongena. Solanum melongena टमाटो बोलते हैं। एक सेकेंड, टमाटो टमाटो टमाटो। देखो क्या हो रहा है ना कि एक एक ही जीनस तो एक ही है, लेकिन जैसे जैसे स्पेसिफिक एपिथेट चेंज करते जा रहे हैं, क्या होते जा रहा है? डिफरेंट स्पीशीज ही आ जा रहा है, सॉरी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ही आ जा रहा है। क्या आ रहा है? पोटैटो आ जा रहा है, अगर ट्यूबरोसम डाल रहे हैं तो मेलोंजेना डाल रहे हैं तो टमाटो आ रहा है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जेनरा एंड रिप्रेजेंट हायर, ये हो गया ईच जीनस में हैव, ईच जीनस जो है उसके पास मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर देगा? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे जीनस एक ही है लेकिन जीनस के पास एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट है। ट्यूबरोसम में पोटैटो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, मेलोंजेना में टमाटो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। तो वही यहाँ पे ये लाइन बोला गया है। ये लाइन जो है ना बहुत लोगों को समझ नहीं आता भाई, तो ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। अभी मैंने तो बताया है, ये देखो ये वाला कि each genus may have more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarity। लेकिन क्या होता है? morphological similarities होते हैं। जैसे टोमेटो और पोटैटो दोनों में, वैसे तो बोल नहीं सकते इसको, हाँ, पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस, एक टाइगर होता है, दोनों का मॉर्फोलॉजी ऑलमोस्ट सेम होता है। मैं ये नहीं बोलूँ कि बिल्कुल डिट्टो आइडेंटिकल होता है, नहीं, ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट, क्या होगा? टाइग्रिस होगा। पैंथेरा कॉल्ड द टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, जो कि टाइगर को बोलते हैं। सोलैनम के पास में क्या होता है? तो सोलैनम, सोलैनम मेलोंजेना, सोलैनम निग्रम को क्या मकोई कह के बोलते हैं, और मेलोंजेना में टमाटो आता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस, हाँ, होमो सेपियंस से बिलोंग करते हैं हम लोग, विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। हमारा होमो सेपियंस, तो हमारा जीनस क्या है? होमो है, और सेपियंस क्या है? तो स्पेसिफिक एपिथेट है। एक जीनस के एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। देखो, द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज, कैसे? तो होमो सेपियंस लिखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जीनस, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ, ये जो डिफिनेशन है ना मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, जीनस किससे मिला? नीचे स्पीशीज था तो स्पीशीज का यहाँ पे बात आएगा। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज में क्या बोला गया था कि फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होता था, क्योंकि स्पीशीज के नीचे कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन स्पीशीज के जीनस के नीचे क्या आता है? स्पीशीज आता है। तो वहां पे क्या लिखेंगे? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन, जिसके पास क्या होता है? ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं एज कंपेयर टू स्पीशीज। ये जो है ना एक्सेप्शन है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। ऐसे ऊपर से नीचे आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते जाता है, तो होना तो चाहिए था स्पीशीज में सबसे ज्यादा, लेकिन होता किस में है? जीनस में सबसे ज्यादा होता है। तो देख, मोर कॉमन
more common characters than species. स्पीशीज से ज्यादा कॉमन कैरेक्टर किसके पास में होता है? तो जीनस के पास में होता है, राइट? ये आप ध्यान रखोगे। मैंने अभी दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई, तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। पहला, स्पीशीज जो है वो उसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होता है। दूसरा, एक जीनस के पास में एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को। तीसरा मैंने क्या आपको बताया? तो जीनस के बारे में बताया जिसके पास मोर कॉमन कैरेक्टर्स होता है एज कंपेयर टू स्पीशीज। एज कंपेयर टू लिखती हूँ, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा इंग्लिश दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ मैं भी डीएवियंस हूँ, डीएवी से पढ़ी हूँ। कैरेक्टर, मोर कॉमन कैरेक्टर एज कंपेयर्ड टू स्पीसीज, ठीक है? अब देखो, we may say that species are aggregate of closely related species. species क्या है? तो are aggregate of closely related species. We say that species क्या है? तो closely related species का aggregate है। लेकिन genus क्या है? तो it is an aggregate of closely related species. genus जो है, we can say that genus are aggregate, यहाँ पे genus होना चाहिए ना, और एग्रीगेट ऑफ क्लोजली, नहीं, क्लोजली रिलेटेड में स्पीशीज ही आएगा क्योंकि स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड होता है। लेकिन जीनस जो है वो क्या होगा? तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू एक सेकेंड, मैंने जो वो लिखा है मेलोंजेना इज नॉट अ टमाटो, दिस इज ब्रिंजल। हम्म हम्म सॉरी माय मिस्टेक। यार थोड़ा टाइम हो गया ना मेरे फिर। ये देखो, सोलानम ट्यूबरोसम पोटैटो होता है, सोलानम मेलोंजेना जो होता है वो ब्रिंजल होता है। मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत है, टोमेटो को नहीं बोलते वो। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो में क्या होता है? पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू और मोर स्पीशीज दैट वेयर बिलोंग टू द जीनस सोलानम। सोलानम जीनस तो उसका सोलानम ही है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे हो रहा है? सोलानम ट्यूबरोसम हो रहा है तो पोटैटो आ जाएगा, सोलानम मेलोंजेना हो रहा है तो ब्रिंजल आ जाएगा। जो मैंने बात अभी समझाई थी वही बात यहाँ पे आ रहा है। देखो, यहाँ पे लियो, पैंथरा लियो, उसके बाद पैंथरा पार्डस जिसको लेपर्ड बोलते हैं, और टाइगर में क्या होता है? पैंथरा टाइग्रिस आर सेवरल स्पीशीज दैट आर अ पार्ट ऑफ अनदर जीनस। इन लोगों का क्या है? पैंथरा, जीनस तो पैंथरा ही है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? तो स्पेसिफिक एपिथेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमने आपको बताया कि एक जीनस के एक से ज्यादा एपिथेट हो सकते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को। द जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस एट द नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक लेवल। आगे, फैमिली में क्या आएगा? अब फैमिली में जीनस की बात करेंगे हम लोग। फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with a still less number of similarities. मोर नंबर ऑफ सिमिलैरिटी किसके पास था? जीनस के पास में ज्यादा था, किससे? स्पीशीज से। इसके पास क्या होगा? तो ऑफकोर्स लेस होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स घटते जाएगा। अब ये जीनस जो है, देखो यहाँ पे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो देखो, जीनस जो है वो किसका था? एग्रीगेट स्पीशीज का था। फैमिली के नीचे कौन आ रहा है? जीनस आ रहा है। तो जीनस, फैमिली क्या हो जाएगा? तो एग्रीगेट ऑफ किस? एग्रीगेट ऑफ जीनस हो जाएगा। रिलेटेड मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with a still less number of similarity as compared to genus and species. Families are characteristic based on both, ये इंपॉर्टेंट है, किस चीज पे बेस्ड होता है? बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे। किस चीज पे बेस्ड होता है? बोथ
वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज, ठीक है। एमंग प्लांट फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनरा, जिसको क्या प्लानम बोलते हैं, प्यूटिनिया बोलते हैं, धतुरा बोलते हैं, आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। ये सब डिफरेंट डिफरेंट जेनरा का है, लेकिन क्या हुआ, कॉमन कैरेक्टर जैसे जैसे कम होते जाएंगे उसको एक एक ग्रुप में, जैसे कि डॉग एंड कैट जो है दोनों का फैमिली अलग है, लेकिन देखना ऑर्डर में दोनों सेम जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है, इन लोगों का क्या है, डिफरेंट ऑर्डर है लेकिन फैमिली क्या है, सेम है। सोलेनेसी फैमिली से कौन कौन, सोलैनम, प्यूटेनिया एंड धतुरा बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेसी। आपको यही वर्ड जो अभी मैंने बोला ना कि कौन कौन बिलोंग कर रहा है, ये याद रखना है। Among animal for example genus Panthera comprises क्या क्या, lion, tiger and leopard। जीनस में क्या आ रहा था, पैंथरा टाइग्रिस आ रहा था, पैंथरा पार्डस आ रहा था, पैंथरा लियो आ रहा था, ठीक है, बस यही आ रहा था। वो लोग क्या मिल रहे थे, तो जीनस तीनों का सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कैट भी आ जाएगा, क्योंकि कैट इन्हीं लोग, बिल्ली जो है शेर की मौसी होती है, ठीक है। तो बिल्ली शेर की मौसी क्यों होती है, क्योंकि दोनों का फैमिली सेम होता है बिल्कुल। कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा मैं बताती हूँ अभी। जैसे कि सी से कैट होता है, सी से कैनेडी होता है, लेकिन बिल्कुल नहीं, सी साथ में नहीं, सी साथ में नहीं आना चाहिए। तो किस चीज से बिलोंग करेगा, तो कैट जो है वो फेलिडी फैमिली से बिलोंग करेगा, और डॉग जो है वो कैनेडी फैमिली से बिलोंग करेगा। ऐसे मैंने याद रखा था, सी साथ में नहीं आता है। देखो, इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस। फेलिस किसके लिए होता है, कैट के लिए। मैंने बोला ना सी साथ में नहीं आएगा, तो फेलिस किसका है, कैट के लिए, इन द फैमिली फेलिडी। ये सब जो है लायन, टाइगर, लेपर्ड और कैट, सबको कौन से फैमिली में रख दिया गया है, फेलिडी फैमिली में रख दिया गया है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटी एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। हाँ, कैट और डॉग में कुछ सिमिलैरिटीज भी होते हैं तो कुछ डिससिमिलैरिटीज भी होते हैं। अब देखो, दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी, कैनेडी। कैनेडी फैमिली में कौन रहेगा, देखो मैं बताती हूँ। फेलिडी में, ओ यहाँ पे तो लिखा हुआ था ना, लेकिन फिर से लिख देती हूँ। फेलिडी, फेलिडी में कौन होता है, फेलिडी में आता है कैट, क्योंकि सी नहीं हो सकता। और कैनेडी में कौन आता है, कैनेडी में जो है वो आता है डॉग। अब देखना ये जो है ना अभी डिफरेंट है, जैसे जेनरा में लियो, पैंथरा, टाइग्रिस तीनों सेम आ रहा था, लेकिन कैट नहीं आ रहा था, लेकिन फैमिली में क्या हो गया, कैट आ गया। अब देखना ऑर्डर में जाएंगे तो वो सारा सेम ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। देखो आगे, अब ऑर्डर पढ़ते हैं। अब ऑर्डर किसका मतलब किस चीज से मिलके बना हुआ होगा, तो ऑफ कोर्स फैमिली की बात आएगी, क्योंकि ऑर्डर के नीचे फैमिली ही था। तो देखो, वी हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। लेकिन ऊपर जाते जाते तो कैरेक्टर सिमिलर खत्म हो चुके हैं, तो मतलब या फिर बहुत बहुत कम हो गया है। जनरली ऑर्डर एंड हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। एग्रीगेट्स मतलब सारे कैरेक्टर्स को मिला के। ऑर्डर इज बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ, मैंने बोला था ना फैमिली आएगी क्योंकि ऑर्डर के नीचे फैमिली होती है, तो ये कैसे, असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज को मिलाएंगे तो ऑर्डर बनेगा। विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, जो कि बहुत, मैंने बोला था कि करेगा लेकिन बहुत कम करेगा, तो फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर, बिल्कुल जैसे ही नीचे से ऊपर जाएंगे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स घटते जाएगा एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूड्स इन अ फैमिली। प्लांट फैमिली जिसमें क्या होता है, कॉन्वर्गुलेसी और सोलेनेसी, दोनों जो है कॉन्वर्गुलेसी और सोलेनेसी दोनों मिलके पॉलीमिनल्स बन जाएगा। ऑर्डर क्या है, पॉलीमिनल्स में आ जाएगा। कौन कौन, तो कॉन्वर्गुलेसी और सोलेनेसी दोनों कौन से ऑर्डर में आ जाएगा, तो पॉलीमिनल्स में आ जाएगा। वैसे ही देखो, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स, ये किस चीज पे बेस्ड होता है, ये जो है फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होते हैं। ये किस चीज पे बेस्ड होते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स पे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, कॉन्वर्गुलेसी और सोलेनेसी,
कौन से ऑर्डर से आज मिलके बन जाता है, कौन सा ऑर्डर हो जाता है, तो इनका ऑर्डर हो जाता है पॉलीमिनल्स। पॉलीमिनल्स, और वो बेस्ड किस चीज पे होते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होते हैं। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा में जो मैंने बोला था ना कि डॉग और कैट ऑर्डर में सेम हो जाएगा, तो कार्निवोरा में जो है फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनिडी, कार्निवोरा में कौन आ जाएगा, फेलिडी और कैनिडी आ जाएगा। देखो ये लोग जो है ना आगे फाइलम में हमारे साथ आ जाएंगे, ठीक। अब देखो क्लास, क्लास में दिस इंक्लूड कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, रिलेटेड ऑर्डर्स क्योंकि क्लास के नीचे क्या होता है, ऑर्डर्स होता है। देखो हर चीज को याद नहीं रखना होता है, उसको ना थोड़ा थोड़ा ध्यान भी रखना होता है कि किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। तो जीनस की बात में फंडामेंटल हमने बात किया था, सॉरी स्पीशीज में फंडामेंटल बात किया था, जीनस में स्पीशीज का जिक्र आएगा, फैमिली में जीनस का जिक्र आएगा, ऑर्डर में फैमिली का जिक्र आएगा, कल क्लास में ऑर्डर का जिक्र आएगा जो कि आया है रिलेटेड ऑर्डर्स। तो अपने से नीचे वाले का जिक्र आते रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेटा क्या कंप्रोमाइज करेगा, कंप्राइजिंग monkey, gorilla, gibbons is placed in the class mammals. प्राइमेटा ऑर्डर जो है, ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा है, उसमें क्या क्या रखा गया है, तो मंकी को, गिब्बन्स को और गोरिल्ला को प्लेस्ड इन द क्लास मैमल्स अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा। ये जो मैंने अभी बोला था ना कि ये जो डॉग और कैट है वो हमारे साथ आ जाएंगे, दैट इंक्लूड एनिमल लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। क्लासेस मैमल्स हैज एन ऑर्डर, अदर ऑर्डर ऑल्सो। देखो अब आता है फाइलम, फाइलम एकदम टॉप ऊपर पहुंच गया, ठीक है। फाइलम में जैसे क्या, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा। देखो अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज क्लास 9th में जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो याद होगा, एटलीस्ट ये तो याद रखो। जैसे प्लांट्स में क्या याद रखना है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियो, ये आपको एंड प्लांट्स में याद रखना है। लिख लो कॉपी में जाके, देखो चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम है, में जाके पहला एल्गी आता है, फिर ब्रायोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आता है, जिम्नोस्पर्म आता है, प्लीज वो जाके याद कर लो। अभी मैं एनिमल्स का बताती हूँ, वो एनिमल किंगडम में आप जाके देख लेना, वहां पे लिखा हुआ है। पहला फाइलम क्या आता है, पोरीफेरा आता है, फिर सेलेक्ट्रेटा, फिर टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, उसके बाद मैटहेल्मिन्स, एनालिड्स, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा, फिर क्या कहते हैं, बोन कार्टिलिजिनियस फिशेस आते हैं, फिर बोनी फिशेस आते हैं, उसके बाद फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एवीज। जिस सीरियल में मैंने आपको बोला है आपको भी ऐसे ही याद रखना होगा, अगर आप ऐसे याद कर लोगे तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम क्वाइट थोड़ा आसान दूर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे फाइलम, फाइलम किसके लिए, एनिमल्स के लिए यूज होता है। फाइलम किसके लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए। एनिमल्स के लिए क्या यूज करते हैं, फाइलम यूज करते हैं। क्लास कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स अलोंग विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी, जिसको क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। फाइलम में अभी मैंने इतना सारा फाइलम का नाम बताया था, तो इसमें मैमल्स में कौन कौन आता है, फिशेस, एम्फीबियन, सॉरी मैमल्स मैं बोल रही हूँ, पागल हो गई हूँ, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद द मैमल्स, ये सब किस चीज में आता है, तो फाइलम में आता है, ठीक है। ऑल दिस बेस्ड ऑन कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ, क्या क्या होता है, तो कॉमन फीचर हमने पढ़ा है, हम लोग वहां जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी ओवरव्यू लेना जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, हमारा जो नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सल पीछे स्पाइनल कॉर्ड में बीच बीच से आया है, डॉर्सल होता है, और कैसा होता है, हॉलो होता है, आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा अगर इसको कॉर्डेटा जो है वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा बोलते हैं। तो एक लाइन है, ऑल कॉर्डेट्स आर all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates, right? देखो, in cases of plant animals with a few similar character are assigned to be higher category called division। आप देखो
क्लास फाइलम किस में बोलते हैं? एनिमल्स में बोलते हैं। डिवीजन किस में बोलते हैं? तो प्लांट्स में बोलते हैं। डिवीजन किस में बोलते हैं? प्लांट्स में बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यही तो था इम्पोर्टेंट। ये सबसे नीचे रहता है, ये लोएस्ट है, ये क्या है? लोएस्ट है। और ये किंगडम सबसे ऊपर में रह रहा है, तो ये हाईएस्ट है। ये क्या है? हाईएस्ट है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यही हम लोग को देखना है। ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू दी हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमल इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। देखो, एनिमल में एनिमल किस चीज से? फाइला से बिलोंग करता है, फाइलम से बिलोंग करता है। टू बी द हाईएस्ट, उसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट बोलते हैं। और किंगडम एनिमेलिया में आता है वो। और प्लांटी, किंगडम प्लांटी में क्या आ जाता है? तो डिवीजन आ जाता है। ऑन द अदर हैंड इज अ डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल द प्लांट फ्रॉम वेरियस डिवीजन, उसको क्या बोलते हैं? डिवीजन्स बोलते हैं। henceforth we will refers to दिस टू ग्रुप एज अ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, जो कि हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये बहुत नॉर्मल सा है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। जो ध्यान रखना था वो पीछे वाला था, जो मैंने बता दिया। पहला जीनस, जीनस क्या होता है? फंडामेंटल होता है। उसके बाद सॉरी, स्पीशीज जो होता है वो फंडामेंटल होता है। जीनस जो होता है वो क्या? रिलेटेड स्पीशीज को मिला के बनता है, और उसके पास ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होता है एज कम्पेयर टू स्पीशीज। उसके बाद एक जीनस के पास एक से ज्यादा स्पेसिफिक डिफरेंट क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उसके बाद जीनस के बाद क्या आता है? जीनस के बाद आता है क्लास, CO साहब की फैमिली, फैमिली आता है। तो फैमिली किसको? जीनस को जोड़ के बने, जिसमें वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव है। ठीक है, उसमें फिर फेलिडी और कैनिडी फैमिली आता है, जो कि ऑर्डर में जाके कार्निवोरा में मिल जाता है। एक चीज और, सोलेनेसी, एक सेकेंड, सोलैनम, प्यूटेनिया एंड धतुरा कौन से फैमिली से बिलोंग करने लगता है? तो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करने लगता है। उसके बाद आगे जाते हैं तो कॉन्वोर्बुलेसी और सोलेनेसी पॉलीमिनस से, कार्निवोरा से स्टार्ट, कार्निवोरा ऑर्डर से बिलोंग करने लगता है। फिर ऑर्डर के बाद CO साहब की फैमिली जीन्स पहन के स्पेस में गई, CO। ऑर्डर के बाद क्या आता है? क्लास आता है। तो फिर सारा मैमेलिया क्लास में आ जाता है, मैमल्स में आ जाता है, कार्निवोरा, ये सब सब। ठीक है, अब देखो किंगडम पढ़ रहे हैं ना। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, स्पीशीज टू किंगडम हैज बीन शोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्पीशीज। असेंडिंग, देखो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिक्रीज टाइप का कुछ कुछ लग रहा है, तो डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे, और असेंडिंग का मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं। दिस इज असेंडिंग। ये क्या है? असेंडिंग है। दिस इज असेंडिंग। ठीक है, ये क्या है? असेंडिंग है। और ये वाला क्या था? डिसेंडिंग था। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो रहा है? घट रहा है। टैक्सोनॉमिक हैज डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन द हायरार्की to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Look at the hierarchy in figure 1.1, ये वाला, इसकी बात किया जा रहा है। Can you recall the, say for example we higher from species to kingdom, species से kingdom में जाएंगे जब, तो number of common characters जो होता है, number of common character decreases, goes on decreasing। क्यों? क्योंकि ये स्पीशीज के पास में सबसे ज्यादा, सॉरी जीनस के पास में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर था। ये एक्सेप्शन में मैंने बताया था ना आपको, एक्सेप्शन है, होना तो चाहिए था इसमें, लेकिन होता क्या है? इसमें होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। लोअर द टैक्सा मोर द कॉमन कैरेक्टर्स, लोअर नीचे वाले टैक्सा में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। Higher the category, greater is the difficulty of determining the relation to other taxa at the same level. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कॉम्प्लिसिटी इंक्रीज करते जाएगा। तो जब भी हम लोगों को नया स्पीशीज मिले तो उसको सबसे पहले स्पीशीज लेवल से देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं। ऊपर में किंगडम से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। इसकी वजह से क्या हो जाएगा?
कॉम्प्लेक्स मतलब क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो एकदम वीवीआई है, बहुत ज्यादा वीआईपी है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो याद करना है इन सबको, सबका नाम याद रखना है पहले। मैन, मैन को क्या बोलते हैं? तो मैन को बोलते हैं, एक सेकेंड, मैन को बोलते हैं होमोसेपियंस। अब देखो जीनस और स्पीशीज तो आराम से, फर्स्ट वर्ड जीनस, सेकेंड वर्ड स्पीशीज, कहाँ पे है भाई? अच्छा जीनस ही दिया है, स्पीशीज नहीं दिया है, कोई बात नहीं। होमोसेपियंस, होमो, जैसे मैं याद करती थी ना, तो मैं थोड़ा अंधे पढ़ती हूँ, तो एनसीईआरटी पढ़ना तो मतलब जो टीचर ने बता दिया मैं वो सारा पढ़ूंगी। इसमें जीनस दिया हुआ है, स्पीशीज नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब भी मैं इसको पढ़ती थी ना, जीनस भी बोलती थी, स्पीशीज भी बोलती थी, उसके बाद आगे बढ़ती थी। ठीक है, तो देखो होमोसेपियंस नाम याद रखना है। हाउस फ्लाई को क्या बोलते हैं? मुस्का डोमेस्टिका बोलते हैं। मैंगो के क्या बोलते हैं? मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं। वीट को ट्रिटिकम एसेटिवम। अगर आप ये यहाँ पे याद कर लोगे ना, तो ट्रस्ट मी, अगर जैसे जैसे आप आगे वाला चैप्टर पढ़ते जाओगे, अगर आपको याद रहेगा ना पीछे वाला, तो आप खुश होते रहोगे कि अरे वो तो मैंने पहले ही याद कर लिया। पहले अभी मेहनत करोगे ना, तो बाद में जाके ना रिलैक्स रहोगे। और लोग गधों की तरह मेहनत करेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अभी स्टार्टिंग है, तो अभी सब कुछ जल्दी जल्दी याद करते जाओ। फिर जैसे जैसे लोड बढ़ता है ना, फ्रस्ट्रेशन आता है, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ठीक है, खुश होना है कि हाँ ये तो मैंने पहले ही कर रखा है। ठीक है, देखो मैन का क्या होता है? होमोसेपियंस होता है। जीनस क्या हो? होमो होगा। फैमिली क्या होता है? होमो से रिलेटेड होमिडी फैमिली होगा। ऑर्डर क्या होगा? प्राइमेटा होगा। क्लास तो जानते ही है, मैमेलियन। और ये फाइलम या डिवीजन क्या होगा? कॉर्डेटा होगा। ठीक है, मुस्का, म्यूस्का का क्या होता है? जीनस म्यूस्का होता है। फैमिली क्या होगा? मुस्केडी होगा। होमो का होमिडी, म्यूस्का का मुस्केडी। ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा है। क्लास क्या है? इंसेक्टा है। और फाइलम क्या है? ऑर्थ्रोपोडा है। ठीक है, क्योंकि ये जो है इंसेक्ट में आ रहा है, ये क्या है? इंसेक्ट है। और इंसेक्ट जो है मोस्टली ऑर्थ्रोपोडा में ही आता है। आप क्लास 9th में अगर थोड़ा बहुत भी आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा में क्या है? जीनस जो है मैंजीफेरा है। फैमिली क्या है? एनाकार्डियासी। ऑर्डर क्या है? स्पिंडल्स। देखो फैमिली में ना एक चीज और है, फैमिली में ए ई आता है, फैमिली में ए ई आता है। तो आपको ना याद रखने की जरूरत तो है ही, लेकिन ऐसे फैमिली में ए ई सब में ए ई आ रहा है, सब में ए ई आ रहा है, तो एक ए भी याद करने का तरीका हुआ कि फैमिली में ए ई आता ही आता है। ठीक है, अब देखो कार्डियासी हो गया, ऑर्डर स्पिंडल्स हो गया, क्लास डाइकोटिलिडनी फैमिली में आता है। और डिवीजन क्या है इसका? एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म ही जो होता है ना वो क्लोज फ्रूट देता है, नहीं तो जिम्नोस्पर्म में तो जो सीड होता है वो नेकेड होता है, इसमें सीड जो होता है वो क्लोज होता है। ठीक, ट्रिटिकम असर्टिवम में जीनस क्या होगा? ट्रिटिकम होगा। फैमिली क्या होगा? पोएसी होगा। ऑर्डर क्या होगा? पोएल्स होगा। और ये क्लास मोनोकोटिलिडनी, और डिवीजन जो है एंजियोस्पर्म। अब देखो मेरे साथ बोलो, होमोसेपियंस का जीनस क्या होगा? होमो होगा। उसके बाद फिर क्लास क्या होगा? होमिडी होगा। ऑर्डर क्या होगा? प्राइमेटा होगा। ठीक है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्लास, फैमिली और ऑर्डर, बाकी ये सब चीजें आपको याद रहती है। उसके बाद हाउस फ्लाई, मुस्का डोमेस्टिका, जिसको क्या जीनस जो होगा म्यूस्का होगा। उसका फैमिली क्या होगा? मुस्केडी फैमिली होगा। ऑर्डर क्या होगा? डिप्टेरा होगा। अब आते हैं मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जीनस मैंजीफेरा हो जाएगा। उसके बाद इसका फैमिली क्या हो जाएगा? तो एनाकार्डियासी फैमिली। ऑर्डर क्या होगा? स्पिंडल्स होगा। ट्रिटिकम एसेटिवम, ट्रिटिकम एसेटिवम में ट्रिटिकम जो है वो जीनस है। पोएल्स, पोएसी जो है वो क्या है? फैमिली है। और पोएल्स क्या है? ऑर्डर है। जैसे मैंने अभी बोला वैसे ही आपको याद करने के बाद बिना देखे बोलना है। ठीक है, तभी याद होगा। और कोशिश किया करो ना कि बायो पढ़ते समय ना बोल बोल के पढ़ो, क्योंकि बायो में ना थोड़ा सा, देखो मैं ना थोड़ा विवेकानंद का बुक पढ़ती हूँ, तो में लिख ये बोलते हैं ना विवेकानंद की, किसी भी चीज को पढ़ने बैठो ना तो एक घंटा तो पढ़ो ही।
क्योंकि आधा घंटा तो दिमाग को स्टेबलाइज करने में ही लग जाता है। तो आधा घंटा स्टेबलाइज किए तो आधा घंटा पढ़ो, कम से कम आधा घंटा तो पढ़ोगे यार। तो बोल बोल के पढ़ोगे ना तो कंसंट्रेशन बना रहता है, नहीं तो दिमाग इधर, दिमाग बहुत चंचल है। मतलब मन जो है ना वो बंदर है, एक ऐसा बंदर जिसको ना मदिरा पिला दिया गया है, तो इतना भयंकर चंचल रहता है, राइट। आप लोगों को भी तो पता ही होगा, पढ़ते समय दुनिया का हर एक बात याद आता है, हर एक ड्रेस, गाड़ी, फोन, सब कुछ दोस्तों की बातें, सब कुछ याद पढ़ते ही समय आता है। ऐसे याद नहीं आएगा, सोते समय याद नहीं आता है। ये मेरे साथ भी होता था यार। मैंने बोला ना कि मेरी मम्मी के पास जादू थोड़ी आया था। देखो, समरी समरी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी, million of plant and animal have been identified and described but a large number still, मैंने बोला था कि large number अभी जो है वो unknown है, उनको ढूंढना बाकी है। The very range of organism in terms of size, color, habitat, physiological and the morphological features make us sick the defining characteristic of living organism। देखो मैं आपको एक दो चीज बताना चाहती हूँ, डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये जो ओल्ड एनसीईआरटी था ना उसमें है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी से वो हट चुका है। डिफाइनिंग फीचर वो होता है ना जो कि एकदम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग में ही हो, वो नॉन लिविंग में भी दिख सकता है। जैसे ग्रोथ, ग्रोथ इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वाई, क्योंकि वो लिविंग में भी शो हो रहा है। जैसे सैंड बाउल्स है, एक के ऊपर जमा हो जाता है तो उसमें भी तो ग्रोथ हो रहा है, वो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। अब लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये सिर्फ लिविंग में ही होता है, ठीक है। कॉन्शसनेस, तो ये भी क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग विंग्स में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो, लिविंग को छोड़ के वो नॉन लिविंग में ना हो। जो नॉन लिविंग में हो जाएगा दैट इज डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। In order to facilitate the study of kind and diversity of organism, biologists have evolved certain rules and principles, जो कि क्या है? Identification, nomenclature, classification, okay? The branch of knowledge dealing with this aspect is refers to as a taxonomy। सबके साथ डील कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर यूजफुल इन किस चीज में? एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में एंड इंडस्ट्री में, एंड इन जनरल फॉर नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। भाई हम लोग वही चीज को डिस्कवर करते थे या भी करते हैं जो हमारे काम का है, ठीक है। अभी भी लोग ऐसा नहीं है कि बिना काम के कुछ भी डिस्कवर करने चले गए। द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी like identification, naming, classification of organism universally evolved under international rule, जो कि मैंने बताया था this is only for bunny। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, each organism is identified and assigned as correct scientific biological name comprising two words, जिसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल सिस्टम बोलते हैं ऑफ नोमेनक्लेचर। An organism represent occupy a place of position in the system of classification। और मैंने एक चीज और आपको बताया था कि जहां भी रिलेशन का बात आ जाता है वहां पे सिस्टमैटिक्स होता है। सिस्टमैटिक्स मतलब हम लोग रिलेशनशिप जो बनाना है, वैसे तो नहीं बनाना भाई, 18 से लेके 25 साल तक अपने उस पर फोकस करो। कैरियर बना लोगे, बहुत अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे। अगर कैरियर नहीं बनाओगे ना तो कोई देखने तक नहीं आएगा, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है या फिर जिसके पास नॉलेज होता है लोग उसी को पूछते हैं। जिसके तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं होगा तो लोग तुम्हें क्यों पूछेंगे? दुनिया मतलबी है, ये चीज समझ जाओ। तुम्हारे माँ बाप के अलावा ना तुम्हारा कोई अपना नहीं है, कोई भाई बहन अपना, कोई हो सकता है दोस्त हो सके, लेकिन आजकल दोस्त भी बहुत फ्रॉड मिल रहे हैं, तो बी अवेयर, ठीक है। काम निकालने वाले जो दोस्त होते हैं ना उनसे तो एकदम वन हैंड डिस्टेंस पे रहो एकदम। मुझे तो वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो यूज करना जानते हैं, जो चंट चालाक टाइप होते हैं, मुझे उन लोगों से दूरी बनाना बहुत पसंद है, ठीक है। तो मेरा यही है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कीजिए अच्छे से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, नर्स, कुछ भी बनिए, अपना पैसा कमाइए,
एक बढ़िया जिंदगी जिए, अच्छे से शादी वादी करना है तो करिए, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शादी इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब देखो, अपना तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब लिविंग वर्ल्ड पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज यहीं पे थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। थैंक यू सो मच। आई होप आप पढ़ाई करोगे और आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ क्या करना, देखो मुझे ना थोड़ा प्लीज़ प्लीज़ बोलने की आदत है, तो ज़्यादा खुश मत होना कि मैम हर बात पे हमें इज्जत देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आगे भी कंटिन्यू करना, देखना, और अगर बैच लेना चाहो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि बायो के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स आपको A1 टीचर सारे के सारे पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।